नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास फॉर यू। कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम MEG 05 का बहुत इंपॉर्टेंट और लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है डीकंस्ट्रक्शन। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर दें। ओके देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आई है, एंड इसीलिए इसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो डीकंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दोनों टर्म्स को हम डिटेल में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं डीकंस्ट्रक्शन क्या है। डीकंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिसमेंटलिंग लैंग्वेज और टेक्स्ट टू एक्सपोज द रैशनल क्वालिटी ऑफ मीनिंग। मीन्स कि डीकंस्ट्रक्शन का मतलब है किसी टेक्स्ट या लैंग्वेज के रैशनल क्वालिटेटिव मीनिंग के लिए टेक्स्ट को डिसमेंटल करना, मीन्स डीकंस्ट्रक्ट करना, या आप इसे कह सकते हो एक टाइप से टेक्स्ट को एनालाइज करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करना, इवेलुएट करना एंड उसके मीनिंग को डीपली समझना। Deconstruction is the form of philosophical and literary analysis derived by Derrida's 1967 work of grammatology। मीन्स जो deconstruction है वो एक philosophical and literary work को analyze करने का एक फॉर्म है, एक तरीका है, जो कि 1967 में डेरिडा के एक वर्क ऑफ ग्रामेटोलॉजी से डिराइव किया गया है। मतलब कि ये जो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है ये ली गई है डेरिडा के वर्क ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ये तो था डीकंस्ट्रक्शन के बारे में। तो अब जान लेते हैं कि ये जो हमारी नई टर्म है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये क्या होती है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज द नेम फॉर अ मूवमेंट इन फिलोसफी दैट बिगेन इन द अर्ली ऑफ 1960s एंड एंड ऑफ 1970s एंड ऑल्सो डिस्प्लेस्ड स्ट्रक्चरलिज्म। मीन्स जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो एक्चुअल में अर्ली 1960s एंड लेट 1970s में हुए फिलोसफिकल मूवमेंट को दिया गया एक नाम है जिसने स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्प्लेस किया। एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो क्लियरली एंड क्लोजली रिलेटेड है पोस्ट मॉडर्निज्म से। इसका इन्फ्लुएंस सिर्फ फिलोसफी सब्जेक्ट पर ही नहीं बल्कि आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटिक्स, आर्ट, कल्चर, क्रिटिसिज्म और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पे भी देखा गया है। एंड जो जैकस डेरिडा हैं वो फर्स्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की जो लिमिटेशंस हैं उनको लाइमलाइट में लाया था। तो अब आप लोगों को भी लग रहा होगा कि स्ट्रक्चरलिज्म एक्चुअल में होता क्या है, क्यों ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये बार बार बोला जा रहा है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया है, स्ट्रक्चरलिज्म को इसने डिस्प्लेस किया है। तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। Structuralism concept given by Ferdinand de Saussure in his book Course in General Linguistics means ये जो स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये 1916 में फर्डिनेंड डी सोश्योर ने अपनी फेमस बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में दिया था। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एक लिटरेरी थ्योरी है एंड ये रिलेट करती है टेक्स्ट एंड टेक्स्ट की स्टडी से। एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म हर टेक्स्ट का या हर वर्क का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। जैसे किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है ना, कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर, वैसे ही हमारा जो टेक्स्ट होता है या कोई लिटरेरी वर्क होता है उसका भी स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बोलते हैं हमारे फर्डिनेंड डी सोश्योर। एंड ये जो टेक्स्ट का स्ट्रक्चर होता है ये एक्सपीरियंस्ड रीडर्स के लिए समझना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू नॉन एक्सपीरियंस्ड रीडर्स। तो आई होप कि अब आपके जो कॉन्सेप्ट है डीकंस्ट्रक्शन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म को लेके वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। तो आपका जो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है उसको डिटेल में जानने से पहले हम थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को देने वाले जो हमारे महान इंसान हैं जैकस डेरिडा, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैकस डेरिडा जो हैं उनको फादर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1930 में फ्रेंच अल्जीरिया में एंड इनकी डेथ हुई थी 9 अक्टूबर 2004 पेरिस फ्रांस में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनका एक और नाम है, एक्चुअली में इनका जो रियल नेम है वो है जैकी एली डेरिडा। एंड ये जो जैकस डेरिडा है ये अल्जीरियन बॉर्न फ्रेंच फिलोसफर थे जिन्होंने एंड इन्हें पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म का वन ऑफ द मेजर फिगर भी माना जाता है।
सो जैकिस डेरिडा को पावर हाउस फिलोसफर भी माना जाता है। इनका जो फिलोसफिकल स्टडीज स्पैन था वो 1952 में इकोल नॉर्मल सुपीरियर में एडमिशन लेने से शुरू हुआ और सिर्फ 2004 तक ही फ्लॉरिश कर पाए, क्योंकि 2004 में पैनक्रियाटिक कैंसर से इनकी डेथ हो गई थी। एंड डेरिडा ने काफ़ी सेमिनल टेक्स्ट भी पब्लिश किए एंड इन्हें फादर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन कहा गया है, ये तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया। एंड इन्होंने 1967 में अपनी 3 बुक्स जो हैं वो पब्लिश की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है राइटिंग एंड डिफरेंस, सेकंड है वॉइस एंड फिनोमिनन एंड थर्ड है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। तो ये जो आपके वर्क्स थे, इन तीनों वर्क्स में इन्होंने डीकंस्ट्रक्शन का जिक्र किया था। हालांकि डीकंस्ट्रक्शन जो थ्योरी है वो मेनली ली गई है आपके थर्ड वर्क ऑफ ग्रामेटोलॉजी से, लेकिन तो जैकिस डेरिडा की इस डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी से लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी इनोवेशन हुआ। एंड ये जो आपकी डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है इसे क्रिटिसिज्म, सोशल साइंस, एस्थेटिक्स एंड अदर जो भी एरियाज़ हैं आपके स्टडी के, उसमें भी यूज़ किया जाने लगा। ओके, तो ये था जैकिस डेरिडा का छोटा सा लाइफ स्केच। तो अब नेक्स्ट जान लेते हैं डेरिडा की डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, जिसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें किस किस का इन्फ्लुएंस था। तो डेरिडा की ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑन डीकंस्ट्रक्शन, ये कुछ लिंग्विस्टिक्स के वर्क से इन्फ्लुएंस्ड है, जैसे कि फर्डिनेंड डी सोश्योर, जिन्होंने अपना एक वर्क दिया था सेमियोटिक्स वर्क, जिसमें इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को 20वीं सेंचुरी में कॉर्नर स्टोन बनाया। एंड सेकंड ये इन्फ्लुएंस्ड थे हमारे एक और जो लिटरेरी थ्योरिस्ट थे, जिनका नाम है रोलैंड बार्थ्स। एंड इसके अलावा डेरिडा की जो ये थ्योरी थी डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, ये कहीं ना कहीं अपोजिट है आपके स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी से। एंड इसी वजह से इस वर्क को, यानी कि डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके देन, तो डीकंस्ट्रक्शन को जानने के लिए आपको स्ट्रक्चरलिज्म को डिटेल में जानना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, टू अंडरस्टैंड डीकंस्ट्रक्शन फर्स्ट गेन अ वर्किंग नॉलेज ऑफ द हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल रूट्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। आफ्टर एग्जामिनिंग स्ट्रक्चरलिज्म वी मस्ट इन्वेस्टिगेट द प्रपोज्ड रेडिकल चेंजेस डेरिडा मेक्स इन वेस्टर्न फिलोसफी एंड फाइनली वी मस्ट मास्टर द न्यू टर्म्स कपल्ड विद द न्यू फिलोसफिकल एजम्पशंस। मीन्स यहाँ पर कहा गया है कि डीकंस्ट्रक्शन को समझना है तो इससे पहले आपको जो नॉलेज है वो लेना पड़ेगा स्ट्रक्चरलिज्म का, उसकी हिस्ट्री का, उसके फिलोसफिकल रूट्स के बारे में। एंड ये सब करने के बाद जब आप स्ट्रक्चरलिज्म को अच्छे से एग्जामिन कर लोगे तो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि डेरिडा ने जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसमें क्या रेडिकल चेंजेस किए हैं एंड किस तरह से डीकंस्ट्रक्शन डिफरेंट है आपके स्ट्रक्चरलिज्म से। एंड लास्ट में जब आप ये सब चीज़ें कर लोगे तो आपको एक नई टर्म्स मिलेंगी, जिनमें एक नया फिलोसफिकल एजम्पशंस आपको देखने में मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चरलिज्म तो मैं यहाँ पे भी डिस्कस करने वाली हूँ नेक्स्ट, लेकिन अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए, आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए स्ट्रक्चरलिज्म का, तो इसके ऊपर मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। अगर आप चाहो तो उसको जाकर चेकआउट ज़रूर कर लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वैसे मेरी सजेशन तो यही रहेगी कि डीकंस्ट्रक्शन को करने से पहले आपको स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को समझने में। तो जान लेते हैं फर्डिनेंड डी सोश्योर की स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी को ब्रीफली। तो स्ट्रक्चरलिज्म में जो हमारे फर्डिनेंड डी सोश्योर हैं, उन्होंने कुछ रूल्स ऑफ लैंग्वेज दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट है लैंग। तो लैंग मीन्स कि लैंग्वेज जो है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स से बनी हुई है। सेकंड है पैरोल। पैरोल का मतलब है कि जब कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी जो है वो लैंग्वेज के इन जनरल रूल्स को अप्लाई करके लैंग्वेज का यूज़ करती है तो उसे पैरोल कहते हैं। मीन्स एक तरह से कहा जा सकता है कि पैरोल का मतलब होता है स्पीच व्हेन रूल्स आर इन एक्शन। एंड हमारे थर्ड जो रूल था वो था साइंस। तो फर्डिनेंड ने एज सेट ऑफ साइंस जो है लैंग्वेज को डिपिक्ट किया है कि लैंग्वेज में जो है साइंस के सेट्स होते हैं। एंड साइंस यहाँ पर मतलब होता है एनीथिंग दैट कन्वे मीनिंग। तो कोई भी चीज़ जो हमें मीनिंग को कन्वे करती है उसे हम साइन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड जो साइन है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका सिग्निफायर होता है एंड एक आपका सिग्निफाइड होता है। तो अब हम आगे जो है जो साइन एंड जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड, इसके 2 पार्ट हैं, इनको डिटेल में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि जो साइन है या जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, वो आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है सिग्निफायर, सेकंड है सिग्निफाइड। तो सिग्निफायर क्या होता है, सिग्निफाइड क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो पहले जानते हैं सिग्निफायर के बारे में।
तो सिग्निफायर का मतलब होता है रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स या सिंबल्स जिसे प्रोनाउंस करने के लिए हम कोई स्पोकन साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इन सिंबल एंड इन स्पोकन साउंड्स को ही हम सिग्निफायर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है उन साइंस को पढ़ना जो आपके रिटन फॉर्म में होंगे, प्रिंटेड फॉर्म में होंगे, या कोई सिंबल होगा रिटन फॉर्म में। जब आप उसको पढ़ने के लिए जो साउंड प्रोड्यूस करते हो, अब जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो आप अपने माउथ से कोई साउंड या कोई प्रोनाउंसिएशन के लिए कोई साउंड तो प्रोड्यूस करोगे ना, तो उसी साउंड को एंड उस सिंबल को सिग्निफायर कहते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा सिग्निफाइड। सिग्निफाइड का मतलब होता है वर्ड प्रोनाउंस होने के बाद जो वर्ड को सुनकर या बोलकर जो हमारे माइंड में वर्ड के रिगार्डिंग जो भी मीनिंग निकला, जो उस वर्ड के लिए हमारे माइंड में मेंटल इमेज तैयार हुई, उसे हम सिग्निफाइड कहते हैं। तो सिग्निफाइड क्या होता है? हमारा मेंटल कॉन्सेप्ट। और सिग्निफायर होता है फिजिकली एग्जिस्टेंस, जैसे कि हमारे साउंड एंड जो प्रिंटेड वर्ड्स होते हैं उनको हम सिग्निफायर कहते हैं। तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी एग्जाम्पल से, तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड क्या हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप APPLE को प्रोनाउंस करके एक स्पोकन साउंड प्रोड्यूस करोगे और कहोगे एप्पल, तो ये होता है आपका सिग्निफायर। जब आपने कोई साउंड प्रोड्यूस किया और प्रिंटेड वर्ड को जब आप पढ़ा, हो सकता है आप ये वर्ड सुन भी सकते हो, तो जब आपने सुना उसको भी हम सिग्निफायर ही कहेंगे। लेकिन जब सुनने के बाद इस एप्पल के रिगार्डिंग जो भी आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, जो आपके माइंड में एप्पल की इमेज बनी, जैसे आपके माइंड में रेड कलर का एप्पल आएगा, कईयों के माइंड में ग्रीन कलर का एप्पल आएगा, तो ये जो आपके माइंड में जो मेंटल इमेज तैयार हुई एप्पल वर्ड को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद, उसे हम सिग्निफाइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्डिनेंड का व्यू था सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड को लेकर, इससे डेरिडा बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। एंड डेरिडा ने यहाँ पर अपना एक अलग कॉन्सेप्ट बताया सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड के रिगार्डिंग। तो वो भी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला कि सिग्निफायर कैसा होता है और सिग्निफाइड कैसा होता है। ठीक है, तो जो डेरिडा हैं उन्होंने फर्डिनेंड डी सोश्योर के इस कॉन्सेप्ट को अपोज किया एंड यह स्टेट किया कि एक सिग्निफायर के मल्टीपल सिग्निफाइड हो सकते हैं। मींस कि एक सिंगल सिग्निफायर जो है वो मल्टीपल मीनिंग और मल्टीपल इमेजेस को दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेरिडा ने एक एग्जांपल दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है वाटर। तो जब आप कोई वाटर वर्ड जो है वो जब आप इसका रिटन सिंबल पढ़ते हो एंड इसको प्रोनाउंस करते हो एज अ वाटर, तो वो तो सिग्निफायर है। तो इस चीज़ से तो ये जो डेरिडा थे ये बिल्कुल सेटिस्फाइड थे, लेकिन इनको प्रॉब्लम थी सिग्निफाइड से। तो यहाँ पर डेरिडा ने ये बताने की कोशिश की कि वाटर से डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग या डिफरेंट मेंटल इमेजेस आ सकती हैं। मींस वाटर के डिफरेंट सिग्निफाइड हो सकते हैं। मींस वाटर बोलने पर कई लोगों के मन में वाटर ड्रॉप आएगी, कईयों के मन में स्विमिंग पूल की इमेज बनेगी, कईयों के माइंड में रेन की इमेज बनेगी, एंड कईयों के माइंड में ग्लास ऑफ वाटर की इमेज बनेगी, एंड कुछ लोगों के मन में या माइंड में वाटर का केमिकल फॉर्मूला यानी कि H2O की इमेज भी आ सकती है। सो डिफरेंट मेंटल इमेजेस आने का मतलब है डिफरेंट सिग्निफाइड। तो यहाँ पर डेरिडा जो है वो यही प्रूव करना चाह रहे हैं कि किसी भी सिग्निफायर का कोई फिक्स्ड या डेफिनेट सिग्निफाइड नहीं होता है, किसी भी वर्ड का कोई फिक्स्ड यूनिवर्सल मेंटल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, जिस कारण कहा जा सकता है कि सिग्निफाइड जो है वो इनडेफिनेट होते हैं। मीन्स वे फिक्स नहीं होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। एंड आप अब मेरे को कमेंट में बताओगे कि आप किसके व्यूज़ से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। आपको फर्डिनेंड डी सोश्योर का जो कॉन्सेप्ट है सिग्निफायर और सिग्निफाइड का वो ज़्यादा बेटर लगा, या आपको डेरिडा का कॉन्सेप्ट जो है सिग्निफायर और सिग्निफाइड का वो ज़्यादा अच्छा लगा। तो नेक्स्ट डेरिडा जो है उन्होंने सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड के रिगार्डिंग एक और कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि सिग्निफायर को एज सिग्निफाइड एंड सिग्निफाइड को एज अ सिग्निफायर भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने दो एग्जांपल्स दिए। तो फर्स्ट एग्जांपल दिया इन्होंने, आई फिल्ड द ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ ग्लास वर्ड जो है जो कि प्रिंटेड वर्ड है, जो एक सिग्निफायर है सिग्निफाइड कॉन्सेप्ट कंटेनर का जो मिल्क को होल्ड करे है। तो यहाँ पर ग्लास वर्ड के लिए जो ग्लास की इमेज एज कंटेनर हमारे माइंड में तैयार हुई वो जो है वो सिग्निफाइड है। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोलता है, द कंटेनर वॉज फिल्ड विद ग्लास। तो एज
एज़ यूजुअल स्पोकन वर्ड्स, जो रिटन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंटेनर है, ये जो है अभी सिग्निफायर की तरह यूज़ हुआ है, जो कि इस वाले सेंटेंस में एज अ सिग्निफाइड यूज़ हुआ था। तो यहाँ पर जो कंटेनर है वो एक ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे माइंड में ला रहा है, या कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट की इमेज जो है हमारे माइंड में आ रही है। तो कंटेनर वर्ड की एक ऑब्जेक्ट की तरह जो मेंटल इमेज हमारे माइंड में बन रही है, इस मेंटल इमेज को हम सिग्निफाइड कहेंगे। एक ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये दर्शा रहा है जो कि फील्ड है। तो ये जो माइंड में हमारी इमेज बनी एक फील्ड ऑब्जेक्ट के तौर पे, ये हमारा सिग्निफाइड हुआ। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकाला गया कि फर्स्ट एग्जाम्पल में जो सिग्निफाइड था वो सेकेंड एग्जाम्पल में सिग्निफायर बन गया। ओके, तो अब नेक्स्ट जान लेते हैं बाइनरी ऑपोजिशन के बारे में। तो बाइनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो फर्डिनेंड डी सोशर ने दिया था। बाइनरी ऑपोजिशन होता क्या है? इट इज़ अ पेयर ऑफ रिलेटेड टर्म्स और कॉन्सेप्ट दैट आर अपोजिट इन मीनिंग। मीन्स कि ये पेयर है रिलेटेड टर्म्स के जिनका मीनिंग जो है वो एक दूसरे से कम्प्लीटली अपोजिट होता है। जैसे हम इंग्लिश में जो अपोजिट्स वर्ड्स पढ़ते हैं, उसी तरह का आपका बाइनरी ऑपोजिशन भी वर्क करता है। जैसे वाइट का ब्लैक होगा, प्रेजेंस का अब्सेंस होगा, मैन का वुमेन होगा, डे का नाइट होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड, किसी टर्म को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या नहीं है, मतलब कि उस टर्म के अपोजिट से हम उस वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डे, तो डे क्या नहीं है? डे नाइट नहीं है। तो बाइनरी ऑपोजिशन में फर्डिनेंड डी सोशर ने हर टर्म को हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया है। मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स में इसको डिवाइड किया है। जैसे कि मान लो वाइट ब्लैक है, तो इसमें वाइट को पॉजिटिव माना गया है और ब्लैक को नेगेटिव माना गया है। जैसे प्रेजेंस है, प्रेजेंस हमारी पॉजिटिव है और अब्सेंस हमारी जो है वो नेगेटिव है। मैन पॉजिटिव माना जाता है, वुमेन को नेगेटिव माना जाता है, डे को पॉजिटिव माना जाता है, नाइट को नेगेटिव माना जाता है। तो ऑल ओवर जाना चाहे तो फर्डिनेंड यही बताना चाह रहे हैं कि लिंग्विस्टिक सिस्टम जो है वो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स से कंप्राइज्ड है, कि एक कॉन्सेप्ट को केवल अंडरस्टैंड किया जाता है उसके अपोजिट से। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन दूसरे पर्सन से अगर पूछता है कि क्या मैं मोटा हूँ, तो दूसरा बोलेगा कि हाँ तू पतला नहीं है। तो यह यहाँ पे क्या हुआ कि मोटे का जो अपोजिट वर्ड है वो पतला यूज़ करके सेम मीनिंग जो है हमने कन्वे किया कि हाँ वो इंसान पतला नहीं है, मीन्स कि वो मोटा है। तो यहाँ पर अगेन जो डेरिडा हैं वो फर्डिनेंड के ये जो बाइनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट है इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने बाइनरी ऑपोजिशन के रिगार्डिंग अपने कुछ व्यूज़ शेयर किए हैं। तो नेक्स्ट जान लेते हैं कि बाइनरी ऑपोजिशन के बारे में जैकस डेरिडा के क्या व्यू पॉइंट है। डेरिडा ने बताया कि बाइनरी ऑपोजिशन जो है वो हायरार्की पर बेस्ड है, जिसमें एक सुपीरियर है एंड उसका अपोजिट वर्ड जो है वो इंफीरियर कंसीडर किया जाता है। दैट मीन्स कि अगर हम एक टर्म को सुपीरियर कंसीडर करते हैं, दैट मीन्स हमारे पास उसका अपोजिट मीन्स उसका इंफीरियर ऑलरेडी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पीछे भी एग्जाम्पल दिए, जैसे गुड का बैड हो गया, मैन का वुमेन हो गया, मेल का फीमेल हो गया। तो इसमें गुड, मैन एंड मेल जो है वो हमारे क्या है, वो सुपीरियर टर्म्स कंसीडर की जाती हैं, एंड जो बैड है, वुमेन है, फीमेल है, इनको जो है इंफीरियर कंसीडर किया जाता है। तो मतलब डी कंस्ट्रक्शन जो है वो बाइनरी ऑपोजिशंस के ऊपर जो है फोकस करते हैं, जो कि टेक्स्ट में होती है। जैसे अदर वर्ड में कहा जाए कि जो दो टर्म्स हैं वो अपोजिट मीनिंग्स की होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैन वर्सेज वुमेन। मतलब कि डी कंस्ट्रक्शन जो है वो रीडर्स को ये बताता है कि किस तरह से किसी भी टेक्स्ट में जो दो टर्म्स हैं वो रिलेटेड होती हैं लेकिन अपोजिट होती हैं। जैसे कि उसमें एक टर्म जो होगी वो सेंटर में, उसको सेंटर कंसीडर किया जाएगा एंड सेकंड को मार्जिनलाइज कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे सेंटर से मतलब होता है सुपीरियर और मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है जिसको इंफीरियर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डी कंस्ट्रक्शन जो है क्या करता है कि जो हमारी रैंकिंग दी गई है यहाँ पे सुपीरियर, इंफीरियर या जैसे सेंट्रलाइज्ड और मार्जिनलाइज्ड करके, उस चीज़ को जो है ये ख़त्म करता है। एंड यहाँ पर डी कंस्ट्रक्शन ये बताना चाह रहा है कि डी कंस्ट्रक्शन से हम अपने अनुसार, मतलब कि जो मेल है हम चाहें तो उसको सेंटर पोजीशन पे रख सकते हैं एंड अगर चाहें तो फीमेल को भी सेंटर पोजीशन पे रख सकते हैं। मतलब कि डी कंस्ट्रक्शन एक तरीके से इस चीज़ को इक्वलिटी लाता है, मतलब कि उसमें ये जो आपका सुपीरियर इंफीरियर है ये इसको नहीं मानता है, जो डी कंस्ट्रक्शन है। एंड लास्ट ये बोलता है
And finally, a free play is achieved in which reader realized that either meaning is equally possible. In this way, we determine that ऑल मीनिंग ऑफ अ वर्क इज़ अनस्टेबल। तो ऑल ओवर कंक्लूड किया जाए तो अकॉर्डिंग टू डेरिडा जो डीकंस्ट्रक्शन है वो डोमिनेंट और सुपीरियर टर्म्स को डिसेंट्रलाइज करता है एंड ये फोकस करता है इंफीरियर एंड मार्जिनलाइज्ड जो हमारी टर्म्स होती हैं उनके ऊपर इक्वली, क्योंकि ये जो आपकी डेरिडा के जो थॉट है बाइनरी अपोजिशन के बारे में ये कहीं ना कहीं इक्वेलिटी को प्रमोट कर रहा है। तो बाइनरी अपोजिशन के बाद अब जान लेते हैं लोगोसेंट्रिज्म के बारे में। तो लोगोसेंट्रिज्म में क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू डेरिडा लोगोसेंट्रिज्म जो है वो एक टाइप का एटीट्यूड है जो लोगस यानी कि जिसमें ग्रीक वर्ड में जिसे स्पीच थॉट्स लॉ या रीज़न के लिए यूज़ किया जाता है वो लोगस ही ह्यूमन एंड फिलॉसफी का सेंट्रल प्रिंसिपल है। एंड सेकेंड इसमें बोला कि लोगोसेंट्रिज्म जो है वो एक तरह का व्यू है जो जस्टिफाई करता है कि राइटिंग एंड जो स्पीच है उसमें स्पीच जो है वो लैंग्वेज का सेंट्रल पार्ट है ना कि राइटिंग, मतलब स्पीच को सेंटर माना गया है। एंड अकॉर्डिंग टू लोगोसेंट्रिस्ट थ्योरी स्पीच जो है वो मीनिंग का ओरिजिनल सिग्निफायर होता है एंड रिटन वर्ड जो हैं वो स्पीच से ही डिराइव होते हैं, मीन्स रिटन वर्ड स्पोकन वर्ड से ही डिराइव होते हैं एंड रिटन वर्ड स्पोकन वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोलता है कि अगर राइटिंग ही स्पीच की ओनली रिप्रेजेंटेशन है तो राइटिंग ही एकमात्र सिग्निफायर है सिग्निफायर का, तभी इसको कहा गया है सिग्निफायर ऑफ अ सिग्निफायर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी राइटिंग से ही स्पीच का मीनिंग डिराइव होता है कि कोई राइटिंग को पढ़कर क्या अंडरस्टैंड करता है। एंड लास्ट जो डेरिडा है वो लोगोसेंट्रिज्म को मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस मानते हैं। एंड मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस का मतलब होता है टेक्स्ट के मीनिंग को एक्सेस करने का डिज़ायर। टेक्स्ट का मीनिंग समझ रहे हो, मतलब टेक्स्ट के रिगार्डिंग जो भी आपकी मेंटल इमेज बनेगी जो आपके सिग्निफाइड को एक्सेस करने का जो डिज़ायर है उसी को हम मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस कहते हैं। तो अब लोगोसेंट्रिज्म के बाद जान लेते हैं डेरिडा के द्वारा दिया गया एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस है। यहाँ पर जानबूझ के ई की जगह डेरिडा ने जो है ए वर्ड का यूज़ किया है। तो देख लेते हैं कि ये जो डिफरेंस है इसके थ्रू डेरिडा क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि डिफरेंस का मानना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि जो आपका कॉन्सेप्ट होता है किसी भी आपके वर्क का वो जो है वो क्रिएट किया जाता है, मतलब कि जो रीडर है वो खुद क्रिएट करता है। हर रीडर का अपना अपना लिंग्विस्टिक मीनिंग होता है किसी भी मतलब वर्क को लेकर। सेकंड अकॉर्डिंग टू डेरिडा अल्टीमेट मीनिंग और फाइनल मीनिंग जो है वो एक मिथ है। मतलब कि यहाँ पे भी ये सेम ही बात बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी वर्क का कोई भी अल्टीमेट मीनिंग या फाइनल मीनिंग नहीं होता है। ये टोटल मिथ है कि हर आपका जो वर्क है वो कहीं ना कहीं एक ही मीनिंग कन्वे करेगा, ऐसा नहीं है। मीनिंग जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरह से रीड कर रहा है और उसको किस परसेप्शन से ले रहा है। ठीक है, सबके अपने अपने परसेप्शंस होते हैं, चीज़ों को समझने का तरीका होता है। एंड तो जो डिफरेंस है ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बताता है आपका टेक्स्ट एंड उसके मीनिंग का। एंड लास्ट डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ मीनिंग एंड डेफरल ऑफ मीनिंग। तो डिफरेंस ऑफ मीनिंग तो आपको समझ आ गया कि मीनिंग में जो डिफरेंसेस आते हैं उसको तो हम डिफरेंस ऑफ मीनिंग बोल रहे हैं। यहाँ पे डेफरल ऑफ मीनिंग का मतलब होता है मीनिंग का पोस्टपोन हो जाना। पोस्टपोन समझ रहे हो कि एक पर्सन कुछ और मीनिंग ले रहा है, सेकंड के टाइम पे जो मीनिंग है वो पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन, मतलब कि नंबर ऑफ लोगों के हिसाब से जो मीनिंग है वो सेम नहीं हो सकता। मीनिंग जो है वो पोस्टपोन होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर अगर ऑल ओवर कंक्लूड किया जाए तो अकॉर्डिंग टू डेरिडा किसी भी वर्क का कोई फाइनल या अल्टीमेट या कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन पर्सन क्या मीनिंग जो है वो उसका समझ रहा है और क्या मीनिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, बिकॉज हर वर्क के डिफरेंट लोगों द्वारा डिफरेंट मीनिंग निकाले जा सकते हैं। तो डिफरेंस के बाद अब जान लेते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। तो डीकंस्ट्रक्शन हैज़ एटलीस्ट टू एस्पेक्ट्स। फर्स्ट है लिटरेरी एस्पेक्ट, सेकंड है फिलोसफिकल एस्पेक्ट। तो पहले जान लेते हैं हमारा लिटरेरी एस्पेक्ट। तो फर्स्ट है लिटरेरी एस्पेक्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन से कंसर्न्ड है, जहाँ इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं ताकि फाइंड किया जा सके किसी टेक्स्ट के हिडन एंड अल्टरनेटिव मीनिंग को।
एंड सेकंड है फिलोसफिकल एस्पेक्ट, ये कंसर्न है आपका मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस से। एंड ये जो मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस क्या होता है, ये मैंने आपको पीछे बताया कि मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस का मतलब होता है टेक्स्ट के मीनिंग को इमीडिएटली एक्सेस करने के लिए डिज़ायर रखना। तो ये थे हमारे दो एस्पेक्ट्स डीकंस्ट्रक्शन के। तो अब नेक्स्ट जान लेते हैं कि की थीम्स क्या हैं डेरिडा की इस थ्योरी की। तो फर्स्ट है देयर इज़ नथिंग आउटसाइड और बियॉन्ड द टेक्स्ट, सेकंड है द नोशन ऑफ डिफरेंस, थर्ड है एवरी टेक्स्ट डीकंस्ट्रक्ट्स इटसेल्फ, फोर्थ है द एसेंशियल ओपोजिशनल एंड कॉन्फ्लिक्चुअल नेचर ऑफ लैंग्वेज, एंड फिफ्थ है देयर इज़ नॉट वन कैनोनिकल सिग्निफिकेंस टू अ टेक्स्ट, देयर आर सेवरल साइमल्टेनियस लेयर्स ऑफ मीनिंग। मीन्स यहाँ पे कहा गया कि किसी टेक्स्ट का कोई एक सिग्निफिकेंस या मीनिंग नहीं होता है, एक टेक्स्ट में मीनिंग की कई लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट है देयर आर इनफाइनाइट मीनिंग्स इन द टेक्स्ट, ये वही है जो ऊपर बोला गया कि इसमें डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, एक ही टेक्स्ट के इनफाइनाइट मीनिंग्स जो हैं वो निकाले जा सकते हैं। एंड सेवन लास्ट है द नेसेसिटी ऑफ एन इंटरमिनेबल एनालिसिस, मीन्स टेक्स्ट में इनफाइनाइट हिडन मीनिंग्स होते हैं एंड उन हिडन मीनिंग्स को जानने के लिए टेक्स्ट को डिसमेंटल करके उससे अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है, नेसेसिटी है। ओके तो एट द एंड डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी का कंक्लूजन देख लेते हैं कि ऑल ओवर हमने इस थ्योरी में क्या समझा। सो फर्स्ट है कि डीकंस्ट्रक्शन इस थॉट पर फोकस करता है कि किसी मैसेज को कन्वे करने के लिए कम्युनिकेटर जो है वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना चाहता है, बट इसमें जो लैंग्वेज है एंड उसका जो मीनिंग है वो कई बार इनफ नहीं हो पाता। सिंस जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है वो लैंग्वेज की वजह से होता है, सो हमें लैंग्वेज को ब्रेक डाउन डीकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, मीन्स डिसमेंटल करना चाहिए, ताकि देख सकें कि क्या हम बेटर ढंग से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जान सके कि कन्फ्यूजन एक्चुअल में ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। सो डेरिडा की इस डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी का मेन पॉइंट यही शो करना था कि किसी वर्क का मीनिंग जो है वो स्टेबल नहीं होता है, हर जो वर्क है उसका मीनिंग अनस्टेबल होता है एंड एक ही वर्क के मल्टीपल मीनिंग होते हैं एंड अल्टरनेटिव मीनिंग्स भी हो सकते हैं। सो वर्क को डेप्थ तक समझने के लिए उसे डिसमेंटल करना, डीकंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है एंड वर्क का मीनिंग कभी भी डेफिनेट नहीं हो सकता, किसी वर्क का कोई अल्टीमेट या फाइनल मीनिंग नहीं होता है। तो ओके तो यही था डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके देन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।